ठीक है, तो मैं ऊपर से ही चर्चा को शुरू करता हूं। अनुभव मूलक विधि से ही बात को शुरू करते। अनुभव मूलक विधि कहने का मतलब है कि अनुभव के आधार पर जीवन की सभी क्रियाएं कैसे चलती हैं और आगे मानव का पूरा आचरण कैसे होता है। तो जिसके मूल में अनुभव है, आधार में अनुभव है, बेसिस में अनुभव है, उसको अनुभव मूलक कहते हैं। ठीक, तो अनुभव मूलक का मतलब अनुभव पूर्वक, अनुभव के बाद जीने का स्वरूप क्या होगा। ठीक, जब तक वो नहीं हुआ है अनुभव, तब तक हम अनुभव की तरफ जा रहे हैं, गमन कर रहे हैं, इसलिए उसको अनुभवगामी विधि कहते हैं। तो चाहे आप अध्ययन अभ्यास विधि से यात्रा कर रहे हो, चाहे समाधि संयम विधि से यात्रा कर रहे हो, ये दोनों ही अनुभवगामी विधि है, अनुभव मूलक नहीं है। तो जब तक हम अनुभव की तरफ यात्रा कर रहे हैं, चाहे किसी भी रास्ते से यात्रा करें, वो अनुभवगामी ही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि अनुभव पूर्वक दिव्य मानवीयता की जगह पर, दिव्य मानवीयता का मतलब जीवन जागृति का जो भी हाईएस्ट लेवल हो सकता है, सबसे अधिक स्तर हो सकता है, उस जगह पर खड़े होकर के एक व्यक्ति ने जीवन की क्रियाओं कैसे देखा है, उसके आधार पर बाहर जीने के स्वरूप को कैसा देखा है, उसका कुछ विवरण प्रस्तुत किया है, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो मैं पूरे डिस्क्रिप्शन को पहले अनुभव मूलक विधि से क्या जीने का स्वरूप बनता है उसको बता देता हूं, उसको रख देता हूं, क्योंकि सही का स्वरूप तो वहीं से तय होता है। ठीक है, तो जो कल बात हो रही थी ना कि अस्तित्व में सुख है कि दुख है, तय तो वहीं से होता है। हमारी आपकी जगह से तो अंधा जितना देख पाएगा उतना ही तय करेगा, उससे ज्यादा क्या तय कर देगा। तो हम सब लोग धीरे धीरे पहले अनुभव मूलक की बात इसलिए कर लेना चाह रहे हैं ताकि एक सही का पिक्चर हमको क्लियर होने लगे। और हम ये नहीं कह रहे कि इस पिक्चर को आप आंख मूंद करके मान लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि हर आदमी में समझने की, जांच परख करने की क्षमता है। तो भले ही हमको एग्जिस्टेंस का रियलाइजेशन नहीं हुआ हो, अस्तित्व में अनुभव नहीं हुआ हो, लेकिन सही का विवरण एक बार अगर हमारे पास आता है तो अनुमान बन पाता है हमको अस्तित्व के बारे में। और ये अनुमान साधार अनुमान है, विथ सम बेसिस है, निराधार नहीं है, विदाउट बेसिस। तो अपने में एग्जिस्टेंस का एक अनुमान बनना शुरू हो जाता है, अपने में जीवन क्रियाओं का एक अनुमान बनना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे वही अनुमान और सटीक हो और सटीक हो और पुष्ट हो और पुष्ट हो, तो हमारी अनुभव की तरफ यात्रा होती जाती है। तो कल इस पर बात करेंगे, कल या परसों में, कि नीचे से अध्ययन क्रम में चलते हुए अनुभव के पहले हम साक्षात्कार बोध की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं, तो उसको परिपुष्ट अनुमान की स्थिति का है कि अनुमान जो है हमारा, नाउ इट हैज बिकम मच मोर बेटर। तो ऐसा क्रमशः अस्तित्व के बारे में हमारी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। परिपुष्ट अनुमान या अनुमान तो अनुमान ही रहे। वही एक अनुमान अभी आपका भी होगा दर्शन के बारे में, एक अनुमान मेरा भी है, एक अनुमान जिसने एक परिचय शिविर किया है उसका भी है, एक अनुमान जो आज तक परिचय शिविर में नहीं आया है उसका भी है। ये चारों अनुमान में कुछ अंतर है कि नहीं? फर्क तो है ना? वो परिपुष्ट अनुमान तो समझ गया मैं, वही तो ऊपर वाला है उसके वो भी समझ गया। है ना? पूरा नहीं हुआ इसका मतलब वही है। एग्जैक्टली, अनुभव जब तक नहीं हुआ है तब तक उसको पूरा कहना नहीं बनता है, पूरा कहना नहीं बनता है। बढ़िया, तो हम ऊपर से शुरू करते एक एक क्रिया पर, और एक एक क्रिया पर मैं थोड़ी देर रुक करके जितना भी बात करना होगा कर लूंगा। तो यहां से मैं कंटेंट को शुरू करता हूं।
अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने को जीवन में अनुभव की क्रिया के रूप में पहचाना है. So if I am able to see the existence in the form of coexistence, then the activity through which I am able to ensure it is the activity of realization. कि अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना जो है अपने में, वो जीवन में जिस क्रिया के माध्यम से होता है उसको अनुभव की क्रिया कहते हैं. तो इस अस्तित्व को देखने वाला जीवन ही है. इस अस्तित्व को देखने वाला, समझने वाला जीवन ही है. इसका मतलब जीवन की ही किसी क्रिया में, जीवन की ही किसी एक्टिविटी में, सेल्फ की ही किसी एक्टिविटी में अस्तित्व को देखने का काम होगा. उस एक्टिविटी का नाम दे रहे हैं हम अनुभव, रियलाइजेशन. ठीक है ये बात? हाँ, एक एक करके भी सब शब्द को लाता हूं. मान लो कि एक एनी फिनोमेना, उसका बोध हो, उसका रियलाइजेशन हुआ. आता हूं. अभी रियलाइजेशन का कंटेंट क्या है उसको एक्सप्लेन करता हूं. एक एक स्टेप चलता हूं. आपके बहुत सारे प्रश्न हमारे स्टेप में खुद ही सॉल्व हो जाएंगे. थोड़ी देर का वेट कर लीजिए. अभी सिर्फ उतने प्रश्न को रखिए जो बात मैं कह रहा हूं, अगर वो बात ही नहीं पहुंच रही है तो जरूर हमको रोक लीजिए. जो मैंने कहने का कोशिश किया, अगर वो बात ही आप तक नहीं पहुंची तो हमको रोक लीजिए, मैं उसको रिपीट करूंगा. अदरवाइज बाकी सारे प्रश्नों को आप इस सेशन भर के लिए रोक लीजिए. आखिरी तक हो सकता है आपको ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाए, खुद ही मिल जाए. ठीक. अब अस्तित्व में क्या हमने देखा जिसको मैं अनुभव के रूप में पहचान रहा हूं, या क्या हमने महसूस किया जिसको मैं अनुभव के रूप में पहचान रहा हूं, तो उसका उत्तर है अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना. एग्जिस्टेंस को कोएग्जिस्टेंस के फॉर्म में देख पाना. क्या मतलब है इस कोएग्जिस्टेंस के रूप में देख पाना, इस सहअस्तित्व के रूप में देख पाने का मतलब क्या है? तो उसके मतलब को मैं एक एक करके बता रहा हूं. पहला मतलब उसका है व्यापक में पूरी प्रकृति का, इकाई का संपृक्त होने को देख पाना. उसी को दूसरी भाषा में कहें तो व्यापक और इकाई का सहअस्तित्व निरंतर बना रहता है, इस बात को देख पाना. इसी को और अलग भाषा में कहूं तो ये व्यापक और इकाई, स्पेस और यूनिट्स कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, इस बात को देख पाना. तो जिसको कहते हैं द यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, इस बात को अपने में महसूस कर पाना. आप नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि इस महसूस कर पाने का क्या मतलब है. ठीक है, ठीक है. तो उसके लिए उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बताया कि ये तीन चीजों को देख पाना. एक ये कि सहअस्तित्व में रहते हुए, व्यापक के सहअस्तित्व में रहते हुए, स्पेस के कोएग्जिस्टेंस में रहते हुए, स्पेस में सबमर्ज्ड रहते हुए, इकाई में तीन महत्वपूर्ण बातें दिखती हैं. एक, इकाई का ऊर्जा संपन्न होना दिखता है, एक्टिव होना दिखता है, उसमें कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई एक्टिविटी दिखती है. तो अगर मैं सहअस्तित्व को देख पा रहा हूं तो उसमें ये तीन बातों का देखना समाहित है, शामिल है, इंक्लूडेड है. कौन सी तीन बातें? तो फर्स्ट है हर इकाई, एवरी यूनिट इज इनर्जाइज्ड. हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, क्रियाशील है, एक्टिव है, अपने में एक एक्टिविटी है, इस बात को देख पाना. ठीक. दूसरा, ये ठीक है पहली बात. दूसरा महत्वपूर्ण बात है इसमें कि हर यूनिट को, हर इकाई को एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था के रूप में देख पाना.
हर इकाई को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, एक निश्चित व्यवस्था के रूप में हर इकाई को देख पाना। जी डेफिनेटली। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि इकाई परस्परता में, रिलेशनशिप में दूसरी इकाइयों के साथ, दूसरे यूनिट्स के साथ अपने संबंध को ठीक ठीक पहचानती है और निर्वाह करती है। इसलिए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर पाती है। अंततोगत्वा ये पूरी जो समग्र व्यवस्था है, ये जो इंटायर ऑर्डर है नेचर का, उसमें भागीदारी हो पाता है। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने का ये 3 मतलब है। इकाई का ऊर्जा संपन्न होना, अपने में स्वीकृत हो जाना, इकाई का स्वयं में व्यवस्थित होना, अपने में स्वीकृत हो जाना, इकाई का समग्र व्यवस्था में संबंध के अर्थ में, परस्पर पूरकता के अर्थ भागीदारी करना, इस बात का स्वीकृत हो जाना। Yeah, the third one is I am able to see that all units in the existence are able to recognize its relationship with the other units and they are able to fulfill it. बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, क्रियाशीलता, जो भी नाम अभी आप उसको दे दीजिए, शब्द चलेगा। दर्शन में कई जगहों पर उसको क्रियाशीलता भी कहा गया है, कई जगहों पर उसको पहचानना, निर्वाह करना के रूप में भी रखा गया है। तो अभी जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं उसको मैं पहचानना, निर्वाह करना कह रहा हूं। जी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ये जो हम कह रहे हैं ये कंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एग्जिस्टेंस को। हम का मतलब कहने वाला, ठीक है हम का मतलब कहने वाला। तो ये कोई कंक्लूजन हम नहीं निकाल रहे हैं, कुछ चीजों को देख करके कुछ डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। कहने वाले की जगह से ये है कि आई एम एबल टू ऑब्जर्व इट। पहली बात तो मैं ये कहूंगा। दूसरा, हम आप अपनी जगह से ये बात तो देख ही सकते हैं कि दी कोएग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर, ठीक है, ठीक है। एंड बीइंग इन कोएग्जिस्टेंस ऑल दीज 3 थिंग्स आर ऑलवेज हैपनिंग। इतना तो कम से कम हम और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सहअस्तित्व बना ही रहता है, ये सहअस्तित्व है ही, और ये सहअस्तित्व में रहते हुए ये 3 बातें भी हैं ही। इकाई ऊर्जा संपन्न होना, इकाई का स्वयं में व्यवस्था होना, इकाई का अपने से बड़ी व्यवस्था या समग्र व्यवस्था में भागीदार होना। उसी को कहते हैं संबंध को पहचानना और निर्वाह करना, ठीक है। यहां तक ठीक है। बढ़िया। अब जब इसमें से नेचर को हम ऑब्जर्व करने जाते हैं ना, पूरे एग्जिस्टेंस को जब हम ऑब्जर्व करने जाते हैं, तो बाकी यूनिट्स के बारे में तो हमको ये बातें बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई देती। आदमी के बारे में हमको ये दिखता है कि इसमें से कुछ भाग होता भी है, कुछ भाग नहीं भी हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आदमी की जगह से समझना, प्रयास करना, ज्ञान और ये जितना ABC XYZ हम बात कर रहे हैं ना, ये जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसा पूरा हो ही रहा होता, ठीक है, तो आदमी भी एक व्यवस्था में होता, व्यवस्था में भागीदारी कर रहा होता। तो आदमी की जगह से अगर मैं अपनी भाषा प्रयोग करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये तीनों जगहों पर, ऊर्जा संपन्न होने की जगह पर, स्वयं में व्यवस्था होने की जगह पर, समग्र व्यवस्था में भागीदारी होने की जगह पर कुछ काम हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है आप पूछेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने सेल्फ को देखें तो एक्टिविटी के रूप में ये नीचे वाली एक्टिविटी चल रही है,
ये नेचुरली हमको एग्जिस्टेंस के इवोल्यूशन क्रम में मिला हुआ है कि हमारे जीवन में इन B2 ब्लॉक की क्रियाओं को करने की क्षमता भी है और ये हमारे में चल भी रही है। तो अपने में ऊर्जा संपन्नता का ये प्रमाण दिखता है कि ये एक्टिविटीज हमारे अंदर कंटिन्यूअसली चल रही है। इसको देख सकते कि नहीं? Am I able to see that these 5 activities of B2 block are more or less going on inside me? In that sense, I am active, I am energized. ठीक, क्या नहीं हो रहा है अभी अगर देखेंगे तो सामान्य रूप से ये जो ऊपर B1 ब्लॉक वाला भाग है, ठीक है, वो कुछ थोड़ा बहुत हो रहा होगा, बट जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है। जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है, ये तो पक्का है। तो ये बात दिखता है अपने में। वैसे ही ये जो दूसरा भाग है व्यवस्था वाला, स्वयं में व्यवस्थित होने का, उसमें ये बात दिखता है कि जब जब हम व्यवस्था के अर्थ में अपनी कल्पनाशीलता को इन्वेस्ट करते हैं, नियोजित करते हैं, तब तब कल्पनाशीलता में संगीतमयता की, हार्मनी की स्थिति बनती है जो हमको सुख देता है। जब जब अन्यथा अदरवाइज हमारी कल्पनाशीलता चलती है, तब तब वहां अंतर्विरोध पैदा होता है और वो हमारे दुख का कारण बनता है। और आदमी का ये इनबिल्ट डिजाइन है कि सुखी होना हर कोई चाहता है, दुखी होना कोई नहीं चाहता है। इस रूप में स्वयं में व्यवस्थित होने के लिए हम सभी बाध्य हैं। तो वो ऐसा ही है जैसे बच्चा पतंग का डोर उड़ाता ना, तो धागे की लंबाई होती है, पतंग उतना ही दूर जा सकता कि नहीं। तो हमारे भी जो उड़ने की पूरी जगह है अपना मनमानी करने का, वो जगह इतना ही है कि कितना दुख हम झेल सकते हैं। जितना दुख झेल सकते हैं उतना मनमानी कर ले, ठीक है। जिस दिन भी दुख ज्यादा होने लगता है उस दिन से आदमी समेटने ही लगता है कि यार अब बहुत हो गया, अब थोड़ा समझ ले, ठीक जी ले, वही ठीक है। तो इतना फ्रीडम भी नहीं है अस्तित्व में हमको कि हम कुछ भी मनमानी कर लें। अस्तित्व के इस डिजाइन से हम आप सभी बंधे हुए ही हैं कि सहअस्तित्व के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में जब हमारी कल्पनाशीलता चलती है तो संगीतमयता की, सुख की स्थिति बनती है। अन्यथा जब कभी भी होता है तो दुख की, अंतर्विरोध की स्थिति बनती है कि नहीं। ये दूसरी बात क्लियर है। So whenever these activities of the B2 block are in accordance with my natural acceptance, in accordance with the coexistence and the harmony, then the harmony gets ensured inside the activities of B2 block, and that leads to my happiness. Whenever the basis of the activities of B2 are not in line with existence, not as per the coexistence and harmony, then the contradiction arises inside the activities of B2, leading to my own unhappiness. ठीक। भैया जी, करके सुखी होना तो पीले ब्लॉक के अनुसार भी बना ही है। हाँ, लेकिन करके सुखी होना हो नहीं पाता है, आदमी कितना भी कोशिश कर ले। करके सुखी होना होता नहीं है, होके ही सुखी होना होता है। लेकिन इस क्रम में तो पूरा मानव है ही ना, है ना, तो उसको तो मना नहीं कर सकता हूं मैं। कार्य तो चल ही रहा है ना, चल रहा है ना, सुखी होने का कार्य तो चल ही रहा है। वही चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। मैं भी वही बात कह रहा हूं कि कुछ बातें हैं जो चल रही हैं। मैं भी यही बात कह रहा हूं कि कुछ बातें ठीक हो रही हैं,
आदमी के स्तर पर कुछ बातें नहीं हो रही। तो स्वयं में व्यवस्था के रूप में इतना हिस्सा तो आदमी में जुड़ा हुआ है कि आदमी जब भी सही करता है तो सुखी होता है, गलत करता है तो दुखी होता है, और दुखी होना कोई चाहता नहीं है। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो दुखी होना चाहता हो। तो हमारा एक तरफ से धागा बंधा हुआ है एग्जिस्टेंस में, उससे बाहर नहीं जा सकते, उससे बाहर नहीं जा सकते। अब ये तो आदमी अपने को ऑब्जर्व करे तो दिखेगा एकदम साफ साफ कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। चल रहा है, आप चल रहा है, लेकिन दुखी होकर सुखी होकर बात हो रही है, सुखी होकर वो आदमी के डिजाइन को सामान्य रूप से देखेंगे ना कैसा चल रहा है, तो आदमी सुख की आशा में जी रहा है। हम उसको बहुत सिंपल कहते, सुख की आशा में जी रहा है, ठीक है, कि सुख भोगेंगे इस आशा में जी रहा है, ठीक है। तो भविष्य में सुख मिलेगा ऐसा उम्मीद है। उस उम्मीद के चक्कर में वर्तमान में सब दुख भोगने को तैयार है और भोग रहा है। यही बात पूरी जिंदगी चलती रहती है। जिएंगे तो हम आप वर्तमान में ना, सुख जो है वो भी वर्तमान में हो सकता है। एग्जैक्टली सारा बात तो यही है कि वर्तमान में सुख हो जाए तो चीजें सॉल्व हो गई। मैं तो अपना उदाहरण हर बार देता हूं कि जब आईआईटी का बच्चा तैयारी कर रहा होता ना, तो एक पॉपुलर डायलॉग होता है, बेटा 2 साल किसी तरह कष्ट करके पढ़ाई कर लो, आगे जिंदगी सब सफल हो जाएगी। जो बेचारे नहीं आईआईटी आते उनको लगता है कि थोड़ा कम मेहनत किए थे, शायद कर लेते तो जिंदगी सफल हो जाती। जो पहुंच जाता ना आईआईटी, उसको पहले सेमेस्टर में पता चल जाता कि जिंदगी कुछ खास सफल नहीं हुई है अभी और सुख अभी भी बहुत दूर है। हमारे आईआईटी में फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर में सारे प्रोफेसर के लिए एक बड़ा सरदर्द है कि बच्चा क्लास में उठ के आ जाए, ठीक है। सारे टीचर परेशान होते हैं कि क्या करें कि बच्चा क्लास में उठ के आ जाए, आता ही नहीं है बच्चा। अब उसको तो यही बताया गया था कि बेटा 2 साल मेहनत कर लो, वहां जाके मौज करना, ठीक है। अब वो यहाँ मौज करना शुरू करता है और टीचर सोचते हैं वो ऐसा बोरिया बिस्तर लेके फिर क्लास पहुंचेगा और फिजिक्स इरोडोम सॉल्व करेगा। ऐसा हमारा पूरा जिंदगी चलता रहता है। नौकरी हो जाएगी तो जिंदगी सफल हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा तब सफल हो जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा तब सफल हो जाएगा। ये जो भविष्य में सुख की आशा है ना, उस डोर से बंधे हुए हम खींचते जाते हैं, ठीक है। वर्तमान को रुक करके देखिए तो दिखेगा कैसा चल रहा है, बट इस पर हमारा कोई वो नहीं है। सोचिए आप लोग आराम से। ये जो तीसरा भाग है व्यवस्था में भागीदारी का, संबंध का, रिलेशनशिप का, पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर का, इससे ये बात दिखती है कि जहां जहां हमको संबंध दिखाई देता है वहां वहां बहुत स्वाभाविक रूप से हम उसका निर्वाह करते हैं। जहां जहां हमको संबंध दिखता ही नहीं है, ठीक है, वहां वहां ये निर्वाह का काम नहीं हो पाता। तो जैसे अगर बच्चे के साथ हम अपने संबंध को पहचान पाते, ठीक है, तो ये बहुत नेचुरल बात होती है कि माँ बच्चे की जरूरत को पहले पूरा करती है, अपनी जरूरत को बाद में करती है। ये कोई खास बात नहीं है। भारत में तो आप किसी भी परिवार में अभी भी देख सकते हैं, विदेश का हमको नहीं पता, लेकिन भारत में तो ये बहुत नेचुरल बात है, ठीक है। हमारे एक साथी हैं, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपुल्स मूवमेंट नाम से एक ग्रुप है, उसमें सज्जन कुमार जी राजस्थान के हैं। वो अपने यहाँ का बार बार कहते कि हमारे यहाँ जब घर में गाय पालती हैं और दूध होता है, ठीक, तो दूध मेहनत जो सारा करने वाला है वो तो जो वयस्क होगा 30 साल से 50 साल के बीच में होगा, वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है पूरा गाय पालने खिलाने से लेकर के दूध निकाल के घर में देने तक, ठीक। लेकिन दूध का बंटवारा कैसे होता है उसको अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो है वो बीमार को मिलता है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बीमार की है, फिर बच्चे की है, फिर बूढ़े की है, फिर बच गया तो उस आदमी की है जिसने सारा उत्पादन का काम किया है, गाय पाला है। ये बहुत नेचुरल है अगर आपको रिलेशनशिप दिखता है तो। जितनी सीमा में ये रिलेशनशिप दिखता है उतनी सीमा में ये निर्वाह होने ही लगता है। जहां जहां ये नहीं दिखता है वहां वहां निर्वाह नहीं हो पाता है। तो भैया ऐसा क्यों होता है कि एक जगह दिख रहा और एक जगह नहीं दिखता? वही घोड़े को पट्टी बांध देते हैं तो एक साइड दिखता है, दूसरे साइड नहीं दिखता है। परिवार में देख पाती हूँ मैं, और बाहर कुछ जगह जाके वही चीज नहीं
है ना। देखिए कारण तो इसके बहुत सारे होंगे, उस पर मैं अभी नहीं जाता हूं क्योंकि अपने पास समय नहीं है उतना, लेकिन मैं संक्षेप में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ठीक क्या है इसको आप देखना शुरू करिए, ये बात को देखना शुरू करिए कि प्रकृति व्यवस्था के रूप में है कि नहीं, हमारा हर इकाई के साथ संबंध है कि नहीं, अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है कि नहीं। ये बात अगर अपने में स्वीकृत होने लगेगी तो धीरे धीरे औरों के साथ भी संबंध दिखने वाला भाग शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन ये है, बाकी प्रॉब्लम एनालिसिस अभी नहीं करता हूं मैं। ठीक है, इसी सहअस्तित्व को सत्य शब्द से इंगित किए हैं। सत्य का मतलब होता है एसेंस, सत्य यह ऐसा शब्द है, यह का मतलब जो सत्य का मतलब सार, एसेंस, एक्सट्रैक्ट। सत्य कहते हैं ना किसी चीज का, गुलाब का अगर आप एक्सट्रैक्ट निकाल लेना तो उसको गुलाब सत्य कहते हैं। ठीक है, तो पूरे अस्तित्व का सार देखेंगे, इतना फैला हुआ अस्तित्व है, पर क्या बात है जो उसमें धागे की तरह सर्वत्र पिरोया हुआ है, तो वो बात सहअस्तित्व है। पूरे अस्तित्व का एसेंस क्या है, सार भाग क्या है, जो मूल तत्व है, उसको देखेंगे तो सहअस्तित्व है। इस एक बात को अगर आप पकड़ के रखें तो परिवार का स्वरूप कैसा होगा आप फैला सकते हैं, समाज का, मानवीय समाज का स्वरूप क्या होगा आप फैला सकते हैं, मानवीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा आप फैला सकते हैं, मानवीय परंपरा का स्वरूप क्या होगा आप फैला सकते हैं। अब जो भी कहिए उसको, मैं अभी धागा कह रहा हूं जी। मुझे लगता है मैं कर दिया हूं, नहीं? अब वो तो अंग्रेजी नहीं हो सकता भैया, उसके लिए तो हिंदी सीखना पड़ेगा आपको। वो बेसिकली संस्कृत के शब्द हैं, तो जितना हमको संस्कृत का नॉलेज है उसके तहत बता दे रहा हूं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। तो सत्य शब्द के बारे में मैं कह रहा था कि दो शब्द है उसमें, सत्य है और यह है। यह मीन्स जो, विच, दैट। सत्य मीन्स एसेंस, तो दैट विच इज द एसेंस ऑफ द इंटायर एग्जिस्टेंस इज बेसिकली सत्य। दैट विच इज द एसेंस ऑफ द इंटायर एग्जिस्टेंस इज सत्य। What is that? So that is basically coexistence, which is there all pervading. तो ये देखेंगे कि अनुभव किसको कह रहे, तो वो इसको कह रहे, इस बात को अपने में देख पाने को अनुभव की क्रिया के रूप में पहचान रहे। ठीक है, आगे चले। आगे चले। कहीं दिक्कत हो रही होगी तो भी चिंता मत करिए, अभी इस बात को कई बार रिपीट होगा अगले 4-5 दिनों में, कई अलग अलग एंगल से रिपीट होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा कम भी समझ में आ रहा हो तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, इट विल गेट रिपीटेड मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखने के आधार अगला मुद्दा बनता है प्रकृति दर्शन का, नेचर को ठीक ठीक देख पाने का, प्रकृति को ठीक ठीक देख पाने का। तो प्रकृति को एक व्यवस्था के रूप में देख पाना, नेचर को हार्मनी के रूप में देख पाना, इसको अपने में बोध की, अंडरस्टैंडिंग की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो पूरी प्रकृति को, पूरे नेचर को हार्मनी के रूप में देख पाना, व्यवस्था के रूप में देख पाना, इसको अपने में बोध की क्रिया के रूप में पहचाना है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम पूरी प्रकृति की बात कह रहे हैं तो उसमें मेरा होना भी शामिल है, स्वयं का होना भी शामिल है। तो अपने को भी व्यवस्था के रूप में देख पाना समाहित है बोध की क्रिया में। और अपने को व्यवस्था के रूप में तभी देख सकते हैं जब अपने को व्यवस्था के रूप में हम सुनिश्चित कर लें, नहीं तो कैसे देखेंगे? व्यवस्था में है नहीं तो व्यवस्था दिखेगी कैसे?
तो बोध की जगह पर देखेंगे तो पूरी प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देख पाना, एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के रूप में देख पाना, ये अपने में बोध की क्रिया है। अब आप कहेंगे पूरी प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देखने का क्या मतलब है? तो दर्शन पूरी प्रकृति को क्लासिफाई करता है, कैटेगराइज करता है 4 ऑर्डर्स के रूप में, 4 अवस्था के रूप में, जिसको नाम दिया पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था एंड ज्ञान अवस्था। ये 4 अवस्था के रूप में पूरे नेचर जो इतना फैला हुआ अनंत इकाइयां हैं, समझने के दृष्टिकोण से इसका क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया हुआ है 4 अवस्था के रूप में। ये वर्गीकरण हो जाए तो समझ सकते हैं हम और आप, नहीं तो अनंत हो तो कहां कहां तक गिनती करते रहेंगे। ये समझने का उदाहरण जो बाबा जी बार बार दिया करते थे वो सिंधु बिंदु न्याय कहते हैं। ये शब्द सुना है आपने, सिंधु बिंदु न्याय? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं ये तो टेक्निकल टर्म है, सब सिंपल बात है। घर में आप चावल पकाते हैं ना, अब आजकल तो कुकर में पकने लगा है, ठीक। जब आप खुले बर्तन में चावल पकाते हैं तो पक गया है कि नहीं, इसको टेस्ट करने का सिंपल पहचान है, आप उसमें से 2 चावल का दाना निकाल के देख लीजिए पका है कि नहीं। कोई भी 2 दाना निकाल के आप देख लीजिए, अगर वो पका हुआ है तो आप पूरी हाड़ी के चावल के बारे में कह सकते हैं कि वो पका हुआ है कि नहीं। आपको एक एक चावल का दाना चेक करने की जरूरत नहीं है। आप किसी गेस्ट के लिए शरबत बनाते हैं, सूप बनाते हैं, ठीक, आप उसमें से 2 बूंद निकाल करके टेस्ट कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि नमक मिर्च मसाला सब ठीक पड़ा है कि नहीं। उस 2 बूंद को टेस्ट कर लेने से आप पूरे ग्लास के सूप के बारे में ये कह सकते हैं कि उसका टेस्ट ठीक है। ये है सिंधु बिंदु न्याय, कि बिंदु की जांच परख करने से हमें सिंधु के बारे में पता चल जाता है। So I am able to explain the entire sense if I have understood few things. उदाहरण के रूप में अगर एक आदमी को भी हमने ठीक ठीक समझ लिया है तो हर आदमी के बारे में हमको समझ में आ जाता है। अभी एक स्टेप चलते ना, नहीं होता है तभी उसका उदाहरण देता हूं। अगर आपने सोना को कहीं भी टेस्ट कर लिया, पानी को कहीं भी टेस्ट कर लिया, तो आपको पूरे एग्जिस्टेंस में पानी के बारे में पता चल जाता है, सोना के बारे में पता चल जाता है। ये ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब आदमी के बारे में भी देखेंगे ना, तो मैं लंबा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, लेकिन आपने पूछ लिया है इसलिए मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। आदमी का भी 2 भाग है। एक भाग है सही के अर्थ में उसको क्या स्वीकृत है, ठीक, सही के अर्थ में उसको क्या स्वीकृत है, और दूसरा भाग है कि सारी स्थिति परिस्थिति के साथ क्या संस्कार उसने बना लिया है। ये 2 भाग है। ये जो पहला भाग है कि सही के अर्थ में हर आदमी को क्या स्वीकृत है, वो तो सिर्फ अपनी जांच परख करने से ही पता चल जाता है। एक आदमी को भी अगर हम ठीक ठीक समझ लेते हैं, और एक आदमी का मतलब हम स्वयं को भी अगर हम ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हर आदमी मौलिक रूप से क्या है वो समझ में आ जाता है। उसकी मूल चाहना सही के अर्थ में क्या है ये समझ में आ जाता है। उसकी तृप्ति का सही अर्थों में उपाय क्या है ये समझ में आ जाता है, ठीक है, ये समझ में आ जाता है। वो जो संस्कारों का जखीरा उसने इकट्ठा कर रखा है, बंडल इकट्ठा कर रखा है, वो नहीं समझ में आएगा, और उसकी बहुत जरूरत भी नहीं है। वो तो एक एक आदमी अपना सॉल्व करे वही ठीक है। उसको तो सब छोड़ना ही चाहते हैं। वही जब तक महत्वपूर्ण लगता है तब तक उसको चिपका के पकड़े रखते हैं। जिस दिन से ये दिखने लगता है कि वो हमारे दुख का कारण है, उस दिन से आदमी छोड़ना शुरू कर देता है। तो सारा मुद्दा तो दिखने का ही है, इसीलिए बार बार उस पर बात कर रहे हैं। करते ना, अभी एक एक करके करेंगे। देखिए हम सेशन में दिखा तो देंगे आपको आखिरी तक, आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि लौट करके आप अभ्यास करें घर जाके। वो मैं नहीं कर सकता हूं आपके बदले। तो पहला भाग का जिम्मेदारी हम लेते हैं।
चैलेंज नहीं करता। नहीं मैं भी इसको चैलेंज की तरह नहीं ले रहा हूं, जिम्मेदारी की तरह ले रहा हूं कि पहला भाग तो मैं जरूर करूंगा। तो ये जो है व्यवस्था को देखेंगे तो ये 4 अवस्था के रूप में पूरी प्रकृति को बांट करके देखा, और चारों अवस्थाओं के अपने बने रहने का कुछ तरीका है, उसको पहचाना, उसको धर्म नाम दिया, धारणा नाम दिया, इनेटनेस नाम दिया। क्या पहचाना उसको? तो मोटे तौर पर देखेंगे तो जिसको पदार्थ अवस्था कह रहे, ठीक है, मेटेरियल ऑर्डर कह रहे, उसमें उसका एग्जिस्टेंस, उसका होना, उसका अस्तित्व बना रहता है। तो रूप परिवर्तन तो होता रहता है, एक इकाई से दूसरी इकाई के रूप में उसका बदलना तो होता रहता है, लेकिन किसी न किसी रूप में उसका बने रहना ये बना ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। सामान्य विज्ञान में इसको देखेंगे तो पदार्थ की अविनाशिता का नियम कहते। ये जो मैटर है, ठीक है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। इस रूप में इस नियम को आज के दिन विज्ञान में सामान्य तौर पर पढ़ाया जाता है। जी जी, तो ये है पदार्थ अवस्था का धर्म, जो उसके साथ हमेशा बना ही रहता है। ऐसे ही ये जो बायो ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, प्राण अवस्था है, उसमें आप देखेंगे तो एक एक सेल्स, एक एक प्राण कोशिका अपने को मल्टीप्लाई करने के अर्थ में सतत प्रयासशील रहती है। एक एक प्राण कोशिका अपने को मल्टीप्लाई करने के अर्थ में, वृद्धि करने के अर्थ में सतत प्रयासशील रहती है। इस रूप में उस पूरे ऑर्डर में पुष्टि दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देता है, ग्रोथ दिखाई देता है। ठीक है, ये बात देख सकते हैं ये दोनों चीजों को। ठीक है, आगे चले। जीवावस्था में जब इसको देखते हैं, एनिमल ऑर्डर में जब देखते हैं, तो विल टू लिव, जीने की आशा उसमें दिखाई देती है। क्या मतलब है इस जीने की आशा का? इसका मतलब है कि वो अपने को शरीर मानता है, तो शरीर को बनाए रखने, बचाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता है। तो आप एक गाय को भी देखिए, उसको शरीर को बनाए रखने के लिए जहां अनुकूलता मिलेगी, जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस तरफ जाएगा, और जहां उसको प्रतिकूलता मिलेगी, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिलेगा, वहां से दूर जाने का वो खुद ही प्रयास करे। जीवावस्था की एनिमल ऑर्डर के किसी भी यूनिट में आप ये बात को देख सकते हैं कि नहीं? तो विल टू लिव, जीने की आशा का मतलब है अपने शरीर को बनाए बचाए रखने की आशा। उसका पहचान क्या दिखता है? उसका सारा करना उसी अर्थ में दिखाई देता है। गाय को अपने पास बुलाना हो तो थोड़ा घास हाथ में रख लीजिए, ठीक, और दूर भगाना हो तो एक डंडा रख लीजिए। इतना सिंपल है। आजकल लोग जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना, तो कैरेट एंड स्टिक मॉडल पढ़ाते हैं, ठीक है। आदमी के साथ भी यही अप्लाई करते हैं, बुलाना हो तो गाजर दिखाओ और भगाना हो तो डंडा दिखाओ। भय और प्रलोभन इसी का अच्छा नाम है। तो ये है जीवावस्था के संदर्भ में। आदमी के संदर्भ में देखेंगे तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा दिखाई देती है। क्या अंतर है इस जीने की आशा और निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा में? तो जीने की आशा में शरीर की प्रधानता है, बॉडी की प्रधानता है। तो शरीर को बनाए बचाए रखने के अर्थ में ही जीवन क्रियाशील है, यह जीने की आशा है। लेकिन निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा में सुख प्रधान हो जाता है, शरीर गौण हो जाता है। तो आप आदमी में देखेंगे तो आपको बहुत बार दिखेगा कि सुख पाने के लिए शरीर को भी दांव पर लगाने को तैयार है, शरीर को भी कष्ट देने को तैयार है, शरीर को भी खराब करने को तैयार है, अगर सुख पाने की संभावना दिखे तो। मैं शिविरों के बारे में भी बार बार कहता हूं, किसी भी शिविर में आदमी आता है, ठीक,
जैसा उसके घर में रहने का इंतजाम होगा उससे खराब इंतजाम ही यहाँ मिलता है। ठीक है, जैसा घर में उसका खाने पीने का अपना एक रूटीन चल रहा होगा उससे खराब ही रूटीन यहाँ मिलेगा। ठीक है, आपके पसंद का सारा भोजन नहीं मिल सकता, आप घर में तो बना सकते। ठीक है, यहाँ संभव ही नहीं है कि 30 आदमी की पसंद का खाना सबके पसंद का बन सके। ठीक है, वो एक स्वाद भी जो बनता है वो कुछ एक एवरेज टेस्ट निकाल करके बना दिया जाता है। ठीक है, सबके स्वाद का तो वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप शरीर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शिविरों में कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन सुख के दृष्टिकोण से, जीवन के दृष्टिकोण से कुछ है, इसीलिए आदमी उठ के आता है, नहीं तो क्यों आएगा कि नहीं। तो आदमी को अगर आना हो तो ज्ञान के लिए भी आ जाता है, जरूरी नहीं है कि शरीर के लिए अनुकूलता हो। लेकिन अगर गाय को यहां बुलाना हो तो पहले बीच में घास रखनी पड़ेगी कि नहीं। तो ये है निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा का मतलब। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है कि अगर इन चारों ऑर्डर के साथ जीते समय आप इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं, तो पदार्थ अवस्था के साथ जीते समय उसके एग्जिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, प्राण अवस्था के साथ जीते समय पुष्टि का, ग्रोथ का ध्यान रखते हैं, जीव अवस्था के साथ जीते समय उसकी जीने की आशा का ध्यान रखते हैं, ज्ञान अवस्था के किसी मनुष्य के साथ जीते समय उसके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा का ध्यान रखते हैं, तो आपसे गलती की संभावना ही खत्म हो जाती है। आपसे गलती की संभावना ही खत्म हो जाती है। सारी गलती इसीलिए होती है कि हम इसको वायलेट करते हैं। और दूसरा ये कि अगर इन चारों का हम ध्यान रखते हैं तो वो ऑर्डर अपने आप में व्यवस्थित रहते ही हैं, उनका कोई समस्या नहीं पैदा होता। वही अभी आता हूं उस पर, अभी आता हूं। तो ये बात दिख पा रही कि नहीं कि अगर हम पानी के साथ जीते समय, हवा के साथ जीते समय उसके बने रहने की जो व्यवस्था है, एग्जिस्टेंस है, उसका ध्यान रखें तो सारा पॉल्यूशन, प्रदूषण जिसके नाम पर हम इतना रो रहे हैं वो खत्म हो जाए। पेड़ पौधों का अगर हम पुष्टि का ध्यान रख रहे हैं, ग्रोथ का ध्यान रख रहे हैं, तो इससे ज्यादा आप कर क्या सकते हैं। और उसके लिए समझा तो नहीं देंगे उसको, ज्ञानी तो नहीं बना देंगे। जीव अवस्था के साथ जीते समय अगर उसकी जीने की आशा का आप ध्यान रख रहे हैं तो और क्या करने की जरूरत है। और आपके साथ जीते समय अगर मैं आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने का ध्यान रख रहा हूं और उस हिसाब से जी रहा हूं तो और क्या करूंगा आपके लिए, और क्या करूंगा। ये बात समझ में आती। आदमी के संदर्भ में देखेंगे तो हर बार ये बात आएगी कि निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा तो है मुझ में, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जी रहा हूं, या मैंने निरंतर सुखपूर्वक जी लिया है, या मैंने निरंतर सुखपूर्वक जीने की योग्यता भी विकसित कर ली है। तो अगर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा को धर्म के रूप में देखते हैं तो ये आदमी के साथ हमेशा बना रहता है। कोई भी आदमी हो, कैसा भी हालत में हो, निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा तो उसमें है ही। लेकिन आप कहेंगे आदमी निरंतर सुखपूर्वक जी रहा है, क्या उसने उसको प्रमाणित कर लिया है? तो ये बात नहीं है। तो आदमी का जो सारा प्रयास है वो इसी अर्थ में है कि ये जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है उसमें, वो वास्तव में घटित हो जाए। तो that will to live with continuous happiness that is already there in us, that should actually get actualized, कि वो वास्तव में घटित हो जाए। यही आदमी का सारा प्रयास है। और ये कैसे होता है अपने में देखेंगे तो सामान्य भाषा उसका ये है कि सही समझ से, सही भाव से, सही विचार से होता है। टेक्निकल उत्तर आप उसका पूछेंगे तो समाधान से होता है। इसीलिए समाधान को भी मानव धर्म के रूप में पहचाना। तो जब समाधान को मानव धर्म के रूप में पहचानते हैं
तो समाधान अभी हम में सुनिश्चित हो गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए आदमी में जब भी बात करने जाएंगे, चाहे इस स्तर पर, सहअस्तित्व के स्तर पर, चाहे व्यवस्था के स्तर पर, चाहे व्यवस्था में भागीदारी के स्तर पर, हमेशा एक भाग दिखेगा जो हो गया है, एक भाग दिखेगा जो हमको आपको प्रयास पूर्वक सुनिश्चित करना है। यही आदमी की स्वतंत्रता है, यही आदमी की स्वतंत्रता है कि वो निर्णय ले और करे। इसके लिए कब निर्णय लेंगे तो वो हमारी आपकी मौज है, जब ले लें, जब ले लें। तो आपके साथ जीते समय अगर मैं आपके निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा का ध्यान रखता हूं तो गलती की संभावना खत्म हो जाती है। सारा समस्या तो यहीं से शुरू होता है जहां से अगला आपका सुख छीनने लगता है, कि नहीं? अगले के साथ जीते समय सारी समस्या तो वहीं से शुरू होती है जहां लगता है कि अब ये हमारा सुख छीन रहा। तो आप अच्छी बात भी, सो कॉल्ड जिसको अच्छी बात कहते हैं ना, वो भी दूसरों को बताने जाएं, और अगर उसको लगता है कि उसका सुख छीन जाएगा उससे, तो सुनना बंद कर देता है आपको, कि नहीं? आप माँ बाप को देखिए, बहुत सारी अच्छी बातें बच्चों को बताते रहते हैं। एक एज के बाद बच्चा जो है, आप माँ बाप इधर से घुसे, बच्चा उधर से बाहर भाग जाता है कि कौन भाषण सुने इनका। आप कभी देखिए 10, 12, 14 साल के बच्चे जो आपस में बैठ के बात करते रहते हैं ना, उनको देखिए माँ बाप के बारे में क्या मूल्यांकन है उनका, कभी सुन के देखिए, आपको ठीक से पता चलेगा कि क्या सोचते हैं वो। और 10, 12, 14 साल में साफ साफ दिखने लगता है। ठीक है, एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं अभी ब्रेक के पहले। ये जो तीसरा भाग है बोध के बाद चिंतन का, चिंतन की जगह पर संबंध में क्या हमारा, अगर मानव की जगह से देखेंगे तो संबंध में हमारा दायित्व और कर्तव्य क्या बनता है, हमारी जिम्मेदारी और भागीदारी क्या बनती है, उस बात को देख पाने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो प्रधान रूप से मनुष्य की भागीदारी, यानी मेरी भागीदारी क्या है इस पूरी व्यवस्था में, उसको देख पाना, पहचान पाना, अपने में वो स्वीकृत होना, उसको चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। तो निश्चित रूप से हम पूरी प्रकृति की बाकी 4 अवस्थाओं की व्यवस्था, बाकी 3 अवस्थाओं की व्यवस्था में भागीदारी को भी देखेंगे, समझेंगे, बट प्रधान रूप से अपनी भागीदारी क्या है उसको समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें से। तो मनुष्य की इसी भागीदारी को स्वभाव के रूप में, मूल्यों के रूप में पहचाना है। So the participation of the human being in this entire nature or existence has been given the name स्वभाव or characteristic or values. And if you expand it in general in our basic workshop, we expand it in terms of 9 feelings. But if you expand it in totality, there are 30 values. तो 30 मूल्य के रूप में उसका पूरा विस्तार दिखता है। The difference between the Bodh and Chintan is, here I am focusing on my relationship with the other unit. While talking about this contemplation or Chintan, my main focus is the relationship between one unit to the other unit. Whereas at the level of understanding or Bodh, my main focus is the self-organization of one unit itself. तो मेरी स्वयं की व्यवस्था क्या है, ये बोध का प्रधान मुद्दा है। मेरा आपके साथ भागीदारी का स्वरूप क्या है, ये चिंतन का प्रधान मुद्दा है। नहीं, अभी तो हम सब अंडरस्टैंडिंग की जगह पर ही बात कर रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग, अगर आप इस पूरे को मिला के ही अंडरस्टैंडिंग कहें तो अंडरस्टैंडिंग का 2 भाग है। एक, मैं कैसे व्यवस्थित होता हूं, मेरा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसको अपने पाना। दूसरा, मेरा आपके साथ परस्परता में, रिलेशनशिप में क्या स्वरूप बनता है, क्या फीलिंग्स हैं जो हमको एक्सेप्टेबल हैं, उस बात को देख पाना।
तो भागीदारी को देखेंगे दूसरों के साथ, तो ब्रॉडली आप दो कैटेगरी में बांट सकते। दूसरे मनुष्यों के साथ क्या भागीदारी है, फिर मनुष्येतर प्रकृति के साथ क्या भागीदारी है। ब्रॉड कैटेगरी ये दो है। तो जब मनुष्य के साथ उसको हम देखते हैं तो विश्वास से लेकर के प्रेम तक जो मूल्य है, स्थापित मूल्य जिसको कहते हैं, इस्टेब्लिश्ड वैल्यू कहते हैं, या जो एक्सप्रेस्ड वैल्यू है, सौजन्यता से लेकर के अनन्यता तक प्रधान रूप से उसको फैलाते हैं। और आगे बढ़ाएंगे तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा जैसे मूल्य भी वहां पर आएंगे मानव के साथ। शेष प्रकृति के साथ, रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ देखने जाएंगे तो दो मूल्य प्रमुख हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य। तो अभी ये सब का एक्सपेंशन हम आगे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ध्यान दिला दे रहे कि चिंतन हम किसको कह रहे हैं। तो चिंतन में हमारा रिलेशनशिप विद द अदर यूनिट ये प्रधानता में है, जबकि बोध में मेरा स्वयं का व्यवस्था या किसी भी एक इकाई का स्वयं का व्यवस्था क्या है वो प्रधानता में है। और देखिए हैं तो चीजें सब एक के साथ एक मिक्स्ड, तो ऐसा नहीं है कि हम काट करके बिल्कुल अलग कर सकते हैं उसको, लेकिन बताने के दृष्टिकोण से, समझाने के दृष्टिकोण से जब चर्चा करते हैं तो किसी एक लेवल पर वो काटने का काम करते भी हैं। तो ये जो दो टर्म बार बार प्रयोग करते हैं ना, स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, तो स्वयं में व्यवस्था बोध का प्रधान मुद्दा है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी ये चिंतन का प्रधान मुद्दा है। ऊर्जा संपन्नता को मूल में देखेंगे तो इसी जगह पर है, अनुभव की जगह पर है। इनफैक्ट वो जो तीन मुद्दे थे ना, ऊर्जा संपन्नता, स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, वो तीनों यहां हमने बात किया था। उसमें स्वयं में व्यवस्था जो है प्रधान रूप से बोध की जगह पर फैलता है, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी जो है वो प्रधान रूप से चिंतन की जगह पर फैलता है। इसलिए इस पूरे को मिला करके हम अनुभव का आयाम कह रहे हैं। जी, तो यहां से देखेंगे ना, तो सहअस्तित्व में अनुभव की जगह पर जो तीन बातें कही थी, ऊर्जा संपन्न होना, स्वयं में व्यवस्था होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। तो स्वयं में व्यवस्था का जो विस्तार अपने में देखना है पूरे प्रकृति के जगह पर, यहां उसको हम तात्विक स्तर पर सूक्ष्मता में देख रहे हैं। उसको फैल करके जो देखने का काम होता है वो बोध के स्तर पर होता है, स्वयं में व्यवस्था को। समग्र व्यवस्था में भागीदारी को जो फैल करके देखने का काम होता है वो चिंतन की जगह पर, कंटेम्पलेशन की जगह पर होता है। इसीलिए इस पूरे को हम अनुभव का आयाम कह रहे हैं। तो मैंने जितनी बातें की मैं वापस ब्रेक करने के पहले 2 मिनट में समराइज कर देता हूं। पहली बात तो हमने ये कही कि 3 क्रियाओं पर बात करी जीवन की, अनुभव की क्रिया, बोध की क्रिया, चिंतन की क्रिया। अनुभव की क्रिया का मतलब है अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में अपने में देख पाना। सहअस्तित्व के रूप में देख पाने का मतलब है व्यापक और इकाई का साथ साथ होना, इस बात को देख पाना। उसको अगर व्यवहारिक स्वरूप में कहेंगे तो 3 बातें देख पाना, हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, एक्टिव है, क्रियाशील है, इस बात को देख पाना। वो स्वयं में व्यवस्था है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, इस बात को देख पाना। और दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को ठीक ठीक पहचानती है, निर्वाह करती है, इस बात को पाना। ये 3 चीजों का स्वयं में स्वीकृत होना, ये अनुभव की क्रिया है। इसमें से जो स्वयं में व्यवस्था का भाग है उसको पूरी प्रकृति के स्तर पर फैल करके देख पाना 4 अवस्थाओं के रूप में, जिसको हमने धर्म के रूप में पहचाना, धारणा के रूप में पहचाना, वो बोध की क्रिया है। और एक एक इकाई की जो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, या इन 4 अवस्थाओं का जो परस्परता में भागीदारी बनता है एक दूसरे के साथ, उस भागीदारी को अपने में देख पाने को चिंतन की क्रिया के रूप में पहचाना है। So seeing the existence in the form of coexistence is basically the activity of realization.
Similarly, if I am able to see that the entire nature is in harmony, is self-organized, that is basically the activity of understanding or bodh in the self. And if I am able to see the participation of the entire nature or every unit, including myself, in this entire existence, then that is the activity of chintan or contemplation. So in terms of contemplation, I see the participation of padarthavastha, I see the participation of pranavastha, I see the participation of jivavastha, I see the participation of jnanavastha also. And particularly in terms of jnanavastha, I see my participation with other units of jnanavastha as well as other units of the rest of the nature. तो दूसरे मनुष्य के साथ हमारा भागीदारी का क्या स्वरूप बनता है, उसको देख पाना, जो इन स्थापित और शिष्ट मूल्यों के रूप में फैलता है, और रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ उसको देख पाना, जो उपयोगिता और कला मूल्य के रूप में फैलता है। इन मूल्यों का विस्तार हम आगे करेंगे। हम यहाँ पर अभी रोक लेते, 15 मिनट बाद हम लौटते हैं। जो भी प्रश्न होगा उस पर हम पहले बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे।